लोकसभा इलेक्शंस का जो प्रोसेस है उसको लेकर 2017 में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने चर्चा की कि क्या हमें भारत में जो इलेक्शन प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो मैक्सिमम वोट लेता है उसको जीता हुआ घोषित किया जाता है, इसको बदल देना चाहिए क्या। आप कहेंगे ऐसी क्यों बात कर रहे थे, तो बैकग्राउंड थोड़ा दे देते हैं इसका। जैसे 2014 की बात करें तो कहा गया कि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है, मतलब अगर टोटल वैलिड वोट्स जो पोल हुए देश में सभी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में करीब 37%, लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली बीजेपी को। तो इसी वजह से कई अपोजिशन पार्टीज ने कहा भाई चर्चा तो इस पे होनी चाहिए, क्योंकि भारत में जो सिस्टम है दुनिया के अलग अलग देशों में कुछ अलग सिस्टम्स भी हैं। आप कहेंगे जरूरत क्या है इसकी, तो जरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए बहुजन समाज पार्टी का, बीएसपी का। इलेक्शन में देखिए क्या हुआ, अगर नेशनल लेवल पे देखें तो 4.2% वोट बीएसपी को मिली थी। उत्तर प्रदेश में जो टोटल वैलिड वोट्स पोल हुई थी उस साल 20% वोट बीएसपी को मिली थी, लेकिन कितनी सीट मिल पाई? 0, कोई सीट नहीं मिल पाई। तो क्या इसका यह मतलब था कि वोटर नहीं चाहते थे बीएसपी को? चाहते तो थे भाई कुछ तो, लेकिन सीट नहीं मिल पाई। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर सीट उसी को मिलेगी ना कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जैसे ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लीजिए गाजियाबाद, राइट, तो उसमें आपके 5-6 कुछ कैंडिडेट्स हैं, जिसको मैक्सिमम मिलती है वोट वो जीता हुआ माना जाता है। लेकिन दुनिया में कई ऐसी पार्लियामेंट्स भी हैं जहां पर प्रोपोर्शनल सिस्टम यूज होता है। जैसे कि आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊंगा, क्लास में ही चुनाव कराऊंगा, जिससे कि आपको जर्मनी का इलेक्शन प्रोसेस यहीं के यहीं समझ में आ जाएगा। फिर इंडिया से भी कंपेयर कर लेंगे, फिर दोनों के पीछे रीजंस पर बात कर लेंगे कि जर्मनी में क्या कमी है जिसकी वजह से हमने उनका वाला सिस्टम नहीं लिया। भाई हो सकता है उनके लिए अच्छा हो, लेकिन हमारे लिए गड़बड़ कर जाए, राइट। कुछ तो लॉजिक होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर डिस्कशन तो हुआ था, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम होती क्या है, मान लीजिए टोटल जो वोटर्स हैं, हमने मान लिया 100 वोटर्स इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करने आए, ठीक है। 100 में से अगर मान लीजिए इन वाले भाई साहब को, मतलब टोटल यहां पर 1000 थे मान लीजिए, और 1000 में से मान लीजिए कि 100 ही वोट करने आए, ठीक है। उन्होंने कैंडिडेट्स को देखा और कहा कि भाई ये तो वोट इनको देना ही नहीं है हमें, और नोटा से कुछ हो नहीं रहा, तो 100 ही वोट डालने आए। 100 में से मान लीजिए 60 ने इनको सपोर्ट कर दिया, 40 ने इनको सपोर्ट कर दिया, बाकी सारे वोट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो भले अगर 40 वोट भी इनको मिले, टोटल मतलब टोटल तो देखा ही नहीं जा रहा, 40 वोट भी इनको मिले, और अगर ये 40 वोट बाकी कैंडिडेट से ज्यादा है तो ये जीते हुए माने जाएंगे। तो यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो हमारे यहां होता है, इसमें केवल ये देखा जाता है कि जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उन सबसे ज्यादा आपको वोट मिली कि नहीं मिली। मिली, ठीक है भाई, तुम जीत गए। अब जरा तृणमूल कांग्रेस का केस देखिए, यहां पर इनको 3.9% लोगों ने वोट दी थी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सीट इनकी निकली 34। आप कहेंगे ये कैसे हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की वोट परसेंटेज तो थी, लोगों ने सपोर्ट तो किया, लेकिन जिस जिस सीट पर बहुजन समाज पार्टी को एक्चुअली सपोर्ट मिला, उस सीट पर उनके कैंडिडेट से ज्यादा वोट, नंबर ऑफ वोट, वो मिल गए दूसरे कैंडिडेट को, तो दूसरा जीत गया। तो यानी कि परसेंटेज ऑफ वोट का हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारे लोकसभा के चुनाव में फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब डिबेट यही थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की, भाई ये फर्क पड़ना चाहिए, एक तरीके से वोट वेस्ट हो रही है, राइट। अब इस पे एक क्वेश्चन बनता है जीएस पेपर 2 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में, एक्सप्लेन एंड कंपेयर द प्रोसेस यूज्ड इन जनरल इलेक्शंस इन इंडिया एंड जर्मनी, ठीक है। इससे पहले यूपीएससी फ्रांस का कंपेयर करके भी क्वेश्चन पूछ चुकी है विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट, तो ये भी हो सकता है क्योंकि अब लोकसभा इलेक्शंस आर इन न्यूज, राइट। तो बिल्कुल बेसिक से चलिए शुरू करते हैं यहां पर, ठीक है। पीएसआर में भी इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। नाउ तो जर्मनी में जो सिस्टम यूज होता है उसको हम कहते हैं लिस्ट सिस्टम, ठीक। आप कहेंगे क्या है ये लिस्ट सिस्टम? तो जर्मनी ने क्या कर रखा है कि अपनी जो पार्लियामेंट की सीट्स हैं, ये हो गई इनकी पार्लियामेंट और ये हो गई इनकी सीट्स, इसको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक फिगर से मैं आपको इसको समझा देता हूं, दिखा देता हूं। ये सीट्स इनकी, ये देखिए, दिख रहा है आपको? जैसे ये हो गई इनकी पार्लियामेंट, ठीक। तो आधी सीट तो ऐसी हैं जिस पर कि आपको अपने कैंडिडेट को ही वोट देना होता है,
आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, राइट। और जो आधी सीट हैं वो बेस होती हैं लिस्ट सिस्टम पर। अब आप कहेंगे भाई ये क्या है लिस्ट सिस्टम, ये तो बताओ। चलिए चुनाव कराते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज से आपका वास्ता है। तो देखिए लिस्ट सिस्टम में क्योंकि वर्ड लिस्ट है, तो यहां पर हमने मान लिया बीजेपी, ठीक। तो बीजेपी की एक लिस्ट बना देते हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी लिस्ट जारी करती है। लिस्ट में नाम होता है कैंडिडेट्स का 1 2 3 इस तरीके से। तो जो आप में से चुनाव लड़ना चाहते हैं अपना नाम यहां पर दर्ज करा दीजिए। जैसे मान लीजिए बीजेपी ने लिस्ट में टॉप पर दिया मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जी। आप में से कोई आना चाह रहा है तो बता दीजिए, चुनाव करा रहे हैं हम बकायदा यहां पर, ऐसा समझ में आ जाएगा, भूलोगे नहीं कभी भी। कोई है? चलिए मान लीजिए निखिल, नेक्स्ट। मान लीजिए श्रद्धा, नेक्स्ट। मान लीजिए नवीन, ठीक। तो इस तरीके से लिस्ट आ गई। इसी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अपनी लिस्ट निकालेगी। भाई ये अपनी लिस्ट में सीक्वेंस कैसे देंगे? पहले पे मान लीजिए दिया इन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, इन्होंने दिया खड़गे जी, राइट। सोनिया गांधी जी तो चुनाव लड़ नहीं रही, आप लड़ लीजिए कांग्रेस से जो इच्छुक हैं। मान लीजिए फुरकान, जसमीत, मोहित, दिनेश, ठीक। ऐसे अपनी लिस्ट बना ली। ऐसी आम आदमी पार्टी की लिस्ट बना लीजिए एक। तो टॉप पर कौन होगा? अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, मनीष सिसोदिया जी तो जेल में है, चलो लेकिन चुनाव तो एग्जाम्पल में हो जाएगा। चलो संजय सिंह जी, ठीक है। आप में से कोई आना चाह रहा हो इसमें? एनीवन? राखी कह रही हैं सर मैं आम आदमी पार्टी से लड़ूंगी, लीजिए। और बताइए? वेदांश। तो कुल मिलाकर इस तरीके से एक लिस्ट जारी करती है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अब सुनिए मजा क्या है इसमें। अब जो आपकी आम जनता है, लिस्ट सिस्टम कहता है कि आम जनता वोट पता किसको दे? पार्टी को वोट दे, कैंडिडेट को ना दे। कैंडिडेट की तो लिस्ट जारी कर दी है हमने कि भाई ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी, हमारे लिए टॉप पर मोदी जी, फिर अमित शाह जी, फिर राजनाथ सिंह जी, निखिल, श्रद्धा, नवीन, इस तरीके से है। अब जनता ने पार्टी को वोट दी, ठीक है। अब मान लीजिए जनता ने कहा 6% वोट हमने बीजेपी को दी, ठीक। अब मान लो 6% वोट बीजेपी को गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जितनी आपकी परसेंटेज है उसी के प्रोपोर्शनल में आपको आपकी पार्लियामेंट में सीट मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आपकी पार्लियामेंट में टोटल सीट है 100 और यहां पर आपको 6% मिली है वोट, ठीक है। तो 6% मिली है तो क्या होगा भाई? 6 सीट आपको यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल में आप चाहते हो इसमें 36% करना, तो मेरी तरफ से आप 36% कर लो भाई, ठीक है। अपनी अपनी श्रद्धा है, ठीक है, जो आप रखना चाहो। मेरा काम तो इसको सिखाना है। 36% कर दिया तो इसका मतलब होगा कि इस लिस्ट में जो फर्स्ट 36 नेम है अप टू 36 वही बन पाएंगे आपके एमपी। 36 ही बन पाएंगे एमपी। बाकी जो सीट हैं, बाकी जो नीचे वाले नेम है, इनको हो गया टाटा बाय बाय कि भाई आपसे नहीं हो पाएगा नेक्स्ट टाइम, राइट। ऐसे ही यहां पर आईएनसी में होगा, ऐसे आम आदमी पार्टी में होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे किसी को जितनी परसेंट मिल गई, ठीक है, 15%, 5%, 10%, 6%, जो भी आप मानना चाहो। तो मुद्दा यह है कि जितनी परसेंट मिली है आपको वोट, उसी परसेंट टोटल सीट का आपका यहां पर रेशो बन जाएगा, यहां पर आपको वो सीट मिल जाएंगी। क्लियर है? तो जैसे मान लो 30% इनकी लगा लो, 6% इनकी लगा लो, 4% इनकी लगा लो, ठीक है, इनको ऐड कर लो, 40% हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन सबको मिलाकर क्या हुआ? यहां पर 40 सीट मिल गई इनको।
ठीक। और चुनाव जीतने के लिए क्या करना है आपको भाई साहब, चुनाव जीतने के लिए तो मेजोरिटी चाहिए आपको। मेजोरिटी मिल ही नहीं पाई। क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि एक और पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, वो मेरी पॉलिटिकल पार्टी थी। इस पॉलिटिकल पार्टी को मान लीजिए यहां पर 55% वोट मिली हैं। अगर 55% वोट जनता ने दे दी तो लिस्ट सिस्टम, जो कि एक प्रोपोर्शनल सिस्टम के अंडर आता है, प्रोपोर्शनल सिस्टम कहता है कि जितना परसेंट मिला है वोट, उसी के हिसाब से आपको मिलेगा वेटेज, उसी के हिसाब से मिलेगी सीट इन पार्लियामेंट। तो अगर 55% है तो यानी कि 55 सीट किसके पास हो गई? मेरी पार्टी के पास हो गई। और 55 सीट मेरी पार्टी के पास होगी तो इसका मतलब है कि पार्टी जिसको बनाना चाहेगी लीडर, वो बनेगा लीडर, उसकी बनेगी सरकार। बात क्लियर है? इतनी आसान है ये, राइट। अब इसमें एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि वोट परसेंटेज के हिसाब से सिस्टम चलता है तो ज्यादा चांसेस कोएलिशन की सरकार बनने के रहते हैं। जैसे कि बीजेपी को अगर हम 2014 वाला जो मैंने डेटा बताया आपको, जैसे मान लीजिए 37% वोट परसेंट था, लेकिन वोट क्या, लेकिन अगर सीट, वो तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, लेकिन अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से लोकसभा में सीट मिलती तो क्या पूर्ण बहुमत की सरकार बनती? नहीं, फिर कोएलिशन पार्टनर पर निर्भर रहना होता। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये यहां पर सिस्टम है इसका। जबकि हमारे यहां क्या सिस्टम है, देखिए, अब दोनों को कंपेयर भी करेंगे। फिर हमारे यहां फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक। अभी तो प्रोसेस पे बात की, फिर हम अभी रीजन पर बात करेंगे, कौन सा सिस्टम क्यों। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहता है कि भाई साहब, पार्लियामेंट में जो सीट है ना, हर एक सीट एक पर्टिकुलर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि आपका एरिया, आपके एरिया में ही मल्टीपल कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, इसमें से जिसको मिलेगी मैक्सिमम वोट वही आपका एमपी बनेगा और वही यहां पर जाएगा। क्या इस वाले सिस्टम में कोई भी एमपी पर्टिकुलर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहा था चुनाव? नहीं। इस वाले सिस्टम में पूरे ही देश को हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया, पूरे देश को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया, और पार्टी से कहा कि भाई ये कैंपेन तो कर रहे हैं, आप केवल पार्टी को वोट दो, पार्टी के मैनिफेस्टो के बेसिस पे वोट दो। फिर जितने परसेंट हमें आप ज्यादा वोट देंगे तो लिस्ट में उतने चांसेस रहेंगे कि भाई ज्यादा लोग हमारे वहां पहुंच पाएंगे, राइट। लेकिन यहां पर क्या है, लोग अपने पर्टिकुलर एरिया से, अपने पर्टिकुलर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले एरिया से चुनकर भेज सकते हैं लोकसभा में, राइट। अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई। एक प्रॉब्लम तो यह हुई कि इससे डिविसिव पॉलिटिक्स बढ़ सकती है। डिविसिव पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज केवल वोट बैंक पर फोकस करेंगी कि भाई देखो, हमें सभी जनता के हर एक वर्ग को लुभाने की जरूरत नहीं है, हमें तो कॉम्बिनेशन देखना है। इस धर्म और इस जाति के लोगों के फेवर में बात हमने कर दी, इनका कॉम्बिनेशन बन गया अपने फेवर में, बाकियों की वोट हो गई डिवाइड, तो इसका मतलब है उस सीट पर हमें मिल जाएंगी मैक्सिमम वोट। हमें टोटल वोट परसेंटेज से लेना देना नहीं है ना, हमें तो उस पर्टिकुलर सीट पर मैक्सिमम वोट पानी है। तो मैक्सिमम वोट केवल तभी नहीं आपको मिलती जब ज्यादा लोग आपको पसंद करते हैं, मैक्सिमम वोट आपको तब भी मिल सकती है जब दूसरे जो लोग हैं, जो दूसरे कैंडिडेट को फेवर कर रहे हैं, उनकी वोट डिवाइड हो जाए। यानी कि एक ही धर्म से, एक ही जाति से अगर दो कैंडिडेट खड़ा करा दिए जाए या ऐसा हो जाए तो वो वोट हो गए डिवाइड, आपके पास आ गई मैक्सिमम वोट, राइट। तो इससे डिविजिव पॉलिटिक्स भी होती है, जो इंडिया में सिस्टम में यूज होता है, ऐसा कहा जाता है। भाई आप सब जानते हैं, अजगर मजगर, ये कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जाति और धर्म के, जिसका इस्तेमाल भारतीय राजनीति में होता आया है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स। हालांकि वी हैव स्कॉलर्स जो कहते हैं कि यार जाति की राजनीति से नुकसान तो है, लेकिन इंडिया की डेमोक्रेसी को इससे फायदा भी हुआ है, क्योंकि जाति के नाम पर और क्योंकि पर्टिकुलर एरिया से पर्टिकुलर कैंडिडेट उठ रहा था, तो ऐसे में लोग मोबिलाइज हो पाए वोटिंग के लिए। जैसे ही भारत देश आजाद हुआ, कितने लोगों को लोकतंत्र का मतलब नहीं पता था। क्या अंग्रेजों के जमाने में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था? नहीं, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को दिया कि भाई अगर आप इस एक पर्टिकुलर एज से ऊपर हैं, जैसे पहले 21 था, फिर उसको घटाकर 18 किया गया, तो ठीक है भाई, आप सब वोट कर सकते हैं। आप जाति, धर्म, लिंग, ये कुछ मैटर नहीं करता, राइट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसी को कहते हैं। लेकिन उस जनता को इस सिस्टम के बारे में समझाते कैसे?
तो इस बहाने कि चलो जाति और धर्म के नाम पर वोट डालने आए, वोट तो डालने आए, फिर धीरे धीरे समझ बनी। इसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक अपसर्ज। लेकिन ये नेगेटिव बात हो गई इसकी, डिविजिव पॉलिटिक्स तो देखो होती है। अच्छा, नेक्स्ट और क्या नेगेटिव है? वोट वेस्टेज होती है। वोट वेस्टेज का मतलब है क्योंकि परसेंटेज मैटर नहीं करता, तो अगर आपने वोट दी और ऐसे कैंडिडेट को दी जो सेकंड नंबर पे था, थर्ड नंबर पे था, तो आपकी वोट हो गई शून्य। आपने सुना भी होगा, हमारे यहां पर अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो कई लोग कहते हैं भाई वोट वेस्ट मत करा देना, जीतने वाले को वोट दो। सुना है ना आपने, वोट में वेस्ट मत करा देना, जिसका लग रहा है जीतने का उसको वोट दो। लेकिन लिस्ट सिस्टम में क्या होता है, वोट वेस्टेज का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। आपने अपनी जिस भी पार्टी को वोट दी वो उस पार्टी के परसेंटेज को बढ़ाने में काम आएगी कि नहीं आएगी, वो उसकी सीट को यहां पर बढ़ाने में काम आएगी कि नहीं आएगी। तो वोट वेस्टेज लिस्ट सिस्टम में कम है, ना के बराबर मान लीजिए, और यहां पर वोट वेस्टेज ज्यादा है हमारे वाले सिस्टम में, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। फर्स्ट पास द पोस्ट नाम इस वजह से भाई जिसको मैक्सिमम मिल गई वहीं के वहीं डिक्लेयर हो जाएगा कि भाई आप जीत गए हैं। क्लियर है बात? अब आप कहेंगे सर जब ये नेगेटिव हैं तो इसको अपना लेते हैं, लेकिन यार ये बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने भी सोची होगी, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये वाला प्रोसेस जो है सिंपल है, राइट? प्लस ये एरिया वाइज लीडर्स प्रदान करता है, या यू कैन से रिप्रेजेंटेटिव्स प्रदान करता है, जो कि इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए जरूरत थी। क्योंकि इंडिया में वी हैव सच डाइवर्सिटी, सच लार्ज एरिया, हमारे पास पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो ऐसे में हमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं चलना था। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं इसको समझाने के लिए। प्लस पॉइंट है, सिंपल है, डायरेक्टली भाई जिसको मैक्सिमम वोट मिलेगी वो जीत जाएगा, पर्टिकुलर एरिया से आपको लीडर मिल जाएगा। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में वो पॉपुलेशन और हर एक इकोनॉमिक स्ट्राटा, एजुकेशन स्ट्राटा से वो इस सिस्टम के अनुकूल नहीं रहेगी, ऐसा माना गया था। आप कहेंगे मतलब क्या हुआ, ये थर्ड पॉइंट को बताइए। इसका मतलब ये है, देखिए लिस्ट सिस्टम में क्या होगा, आपके पर्टिकुलर रीजन से जो आपके प्रॉब्लम को समझता है वो कैंडिडेट पार्लियामेंट में पहुंचे, गारंटी नहीं है। रीजन भले आपने पूरा भरपूर वोट दिया इस पार्टी को, इस पार्टी को, किसी पार्टी को, जो भी आपकी है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपके लोकल कैंडिडेट पार्लियामेंट में पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लिस्ट सिस्टम में ये एलीट सिस्टम वर्क करता है, यानी कि पार्टी जिसको टॉप पे मानती है उसी तरीके से चीजों को रखेगी, उसी तरीके से नामों को रखेगी। यानी कि जो भी एमपी बनना चाहता है वो हाई कमान के कदमों में रहेगा कि यार हमारे नाम लिस्ट में थोड़ा ऊपर कर दो, हमारा नाम कर दो, राइट? लेकिन अगर आप फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की बात करें, इसमें ऐसा नहीं है। आपको अगर टिकट मिल गया है, अब अपनी जान लगाओ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को रिझाने में, वहां के कॉम्बिनेशन को देखो कि वहां तुम्हें मैक्सिमम वोट मिलती है कि नहीं मिलती। मिल गई वोट, पार्लियामेंट में जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। यहां पर आपने जान लगा दी अपने एरिया में और आपकी पार्टी को परसेंटेज में बढ़िया अच्छा वोट मिला, लेकिन फिर भी आपका नाम इतना नीचे है कि उतना परसेंटेज वोट नहीं मिला। भाई साहब आपकी मेहनत थी, लेकिन आप तो वहां नहीं पहुंच पाओगे। बात समझ में आ रही है? आई थिंक मैनी ऑफ यू आर एबल टू रिलेट, राइट? एक और बात बताता हूं, देखो इस हमारे वाले सिस्टम में क्या अच्छा है कि पार्टी को कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज पता लग जाता है कि कहां पर कितने लोग तुम्हारे फेवर में हैं। आप उसी हिसाब से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो समय समय पर कि भाई यहां पर इतना परसेंट हमें इस एरिया में मिला है वोट, या इस एरिया में हमारे कैंडिडेट हैं, तो फर्दर वो मोबिलाइज कर सकते हैं लोगों को नेक्स्ट कि भाई नेक्स्ट में हम और लोगों को जीत पाएंगे। यहां पर आप पूरे देश को ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मानकर बैठे हो, राइट? तो यहां पर जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो स्ट्रेटेजी है लोगों को रिझाने की, वो उतनी अनुकूल नहीं है। बात समझ में आई? तो आई होप आपको पता लगा कि भाई इंडिया में जो रीजनल कॉम्प्लेक्सिटी है, हमें चाहिए कि हर एक एरिया से अब लोगों को मौका मिले कि तुम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सीधा पार्लियामेंट में पहुंचा सको, जिससे तुम्हें भी एक विश्वास आए कि ठीक है मेरी आवाज को वहां तक हम पहुंचाने की शक्ति रखते हैं, चलो मैक्सिमम वोट इसको देते हैं, राइट? लेकिन यहां पर इतनी रीजनल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, राइट? तो यहां पर ये चल सकता है, पॉपुलेशन कम है, राइट? तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी चल सकता है। हालांकि इन्होंने तो अब मुझे लग रहा है कि ये बात तो आपको क्लियर हो गई। जर्मनी ने क्या करा हुआ है, जर्मनी ने ना लिस्ट सिस्टम का भी इस्तेमाल किया और फर्स्ट पास द पोस्ट का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने हाइब्रिड का बनाया हुआ है।
हमें तो ये सिस्टम समझना था, तो मैंने आपको बता ही दिया कि जर्मनी इसका इस्तेमाल कर रहा है। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि एक्चुअली अगर जर्मनी की पूरी पार्लियामेंट की बात करें तो उसने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। देखिए, मतलब जब भी कोई कैंडिडेट जाता है, जैसे कोई भी वोटर जाता है वोट करने, तो एक तो वो कैंडिडेट को वोट करता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्लियामेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो एक तो आप अपने एरिया से कैंडिडेट को भी चुनिए और एक वोट आप पार्टी को दीजिए, राइट। तो आपके वोट परसेंटेज से जो अदर हाफ सीट है वो भरी जाएंगी, और आधी जो सीट है उसमें आप अपनी एरिया से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक सीट बैठता है उसको करिए। तो ये हाइब्रिड सिस्टम है। अब यही कहा जाता है कि इंडिया के केस में अगर वोट वेस्टेज हो रहा है, कई पार्टीज डिस्पाइट हैविंग गुड वोट परसेंटेज, दे आर नॉट एबल टू गेट मैक्सिमम वोट इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज ड्यू टू दीज जातिगत समीकरण। So we can also adopt this kind of hybrid system, right? तो ये एडवाइस दी जाती है। तो आप कहेंगे क्या सर कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा पॉसिबल है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की पावर पार्लियामेंट के पास है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग ट्रैप क्वेश्चन है आप में से जो लोग प्रीलिम्स में अटेम्प्ट करने वाले हैं। आप मुझे बताएंगे कि अगर हमारे देश में पार्लियामेंट के इलेक्शन प्रोसेस को अगर अमेंड करना हो तो किस तरह की मेजॉरिटी से होगा, कौन सी मेजॉरिटी से होगा? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी समझते हैं ना, टोटल जो हमारी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा राज्यसभा, उसका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कि 50% से ज़्यादा, प्लस जो उपस्थित हैं उस समय पर और वैलिड वोट वहाँ पर डाल रहे हैं उनका 2/3 से ज़्यादा। तो जैसे हमारा आर्टिकल 368 में होता है स्पेशल मेजॉरिटी, या फिर सिंपल मेजॉरिटी से। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, सिंपल मेजॉरिटी यानी कि भाई जो उस टाइम प्रेजेंट हैं वोट कर रहे हैं उनका 50% से ज़्यादा। तो आपको एक तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है, दूसरा जो आपने इस इशू को समझा तो आपको क्या लगता है, शुड वी कंटिन्यू विद द प्रेजेंट सिस्टम या फिर हमें भी जर्मनी जैसा हाइब्रिड मॉडल अपनाना चाहिए? इन्होंने हाफ हाफ कर लिया, लेकिन हमारे यहां पर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि सम पोर्शन ऑफ सीट्स आर गिवन फॉर प्रोपोर्शनल, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, आपका क्या मानना है आप बताइएगा।